गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेकी। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है। पिछले 2 दिनों में जो झमाझम बारिश हुई है उसके बाद गर्मी से राहत मिली है। लेकिन फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम हर रोज स्टूडियो से बाहर आकर आपको खबरें दिखाते हैं ताकि आप हर खबर से रहें पूरी तरह अपडेट। और वो भी खबरें एकदम अलग अंदाज में। क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, इसके अलावा आपके राज्य आपके शहर की क्या है जरूरी खबर आपको बताएंगे। बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। छोटे छोटे हादसे भी जानलेवा साबित हो जाते हैं। इंदौर से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक युवक का पैर फिसला, उसके बाद वो जमीन पर गिर गया और टकरा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। देखिए आपकी रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए। एक रेस्टोरेंट में 5 युवक मौजूद हैं। 3 काउंटर के अंदर की ओर, 2 बाहर की ओर। बाहर के 2 युवकों में से एक टेबल कुर्सियां सेट कर रहा है, लेकिन अचानक इस छोटे से टेबल को खींचते वक्त इस युवक का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। इसका सिर जमीन से टकराता है। रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोग दौड़कर इसके पास पहुंचते हैं, इसे उठाकर बैठाने की कोशिश करते हैं। देखने में ये आम घटना लगती है, अक्सर ही लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, पैर फिसल जाता है। लेकिन इस युवक के साथ जो हुआ वो सोचा भी नहीं जा सकता है। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जी हाँ, इस युवक की मौत हो जाती है। पल भर में युवक की जान चली जाती है। क्या नाम था इनका? रवि देलवर। क्या करते थे? होटल में काम। क्या घटनाक्रम हुआ था? ये अचानक चक्कर खा के गिर गया रेस्टोरेंट में फिसलने से। ये घटना इंदौर के विजयनगर इलाके की है। युवक की उम्र सिर्फ 18 साल थी। बताया जा रहा है कि युवक का पैर फर्श पर फिसल गया था और उसका सिर तेजी से फर्श से टकराया था। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उसकी मौत सिर के फर्श से टकराने से हुई या फिर उसे हार्ट अटैक आया था या वजह कुछ और थी। बाहर जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। ठाणे पश्चिम के हाईलैंड पार्क में पूरा हादसा हुआ है। कैसे हुआ ये हादसा और कौन है इस हादसे के लिए जिम्मेदार, उस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा हुआ है। वालकुम इलाके में 40 मंजिला बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम खत्म कर नीचे आ रहे थे। इस दौरान लिफ्ट नीचे गिर गई। जानकारी के मुताबिक हाल ही में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग की छत पर वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है। हादसे के बाद शिंदे गुट के पूर्व पार्षद ने लिफ्ट लगवाने वाले अधिकारी और लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। महाराष्ट्र में लिफ्ट गिरने के इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं तकरीबन 1 महीने पहले ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। और अब तेज रफ्तार की बात करेंगे, क्योंकि तेज रफ्तार कहर ने एक बाप बेटे की जान ले ली और 6 लोग घायल हो गए। ये दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कई फीट हवा में उछल गई वैन और बाइक की जानलेवा टक्कर, रफ्तार बन गई कहर। इस हादसे ने एक पिता और उसकी बेटी की जान ले ली, जबकि 6 लोग घायल हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये दर्दनाक हादसा एमपी के रीवा में हुआ। जरा देखिए कैसे आमने सामने की ये टक्कर हुई। ये घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। जानकारी के मुताबिक राजेश कुशवाहा नाम का शख्स बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी, बेटी और एक युवक को लेकर रतहरा से इटौरा की तरफ जा रहा था, जबकि एक वैन में सवार कुछ लोग महर से देवी दर्शन करके यूपी की तरफ जा रहे थे। आमने सामने की इस भिड़ंत में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरे दोनों लोग और वैन सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। बाप बेटी की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है। सोचिए, पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग जाए, वो आग के गोले में तब्दील हो जाए तो क्या होगा। ऐसी ही एक घटना सामने आई है। बिल्कुल, और ये हादसा हुआ कैसे, आपको दिखाते हैं पूरी खबर।
आग का गोला बन चुकी है कार। आग की लपटें देखिए, कई फीट ऊंची जा रही हैं। इससे आसपास की गाड़ियों पर भी खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आई हैं अयोध्या से। सुग्रीव किला के सामने पार्किंग में खड़ी कार धू धू कर जल रही है। आग का गोला बनी कार देख यहाँ हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये कार एक परिवार की थी जो कि बस्ती से अयोध्या दर्शन करने आया था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके दर्शन करने गए थे। इसी बीच कार में आग लग जाती है। पास में दूसरी गाड़ी को भी हल्का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हेलो हेलो, कैसे मिला हुआ? और बिहार के सिवान में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन ये हत्या की क्यों गई, इसकी वजह क्या रही और पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। बिहार के सीवान में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद शहर के जेपी चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और भी कुछ इनपुट लिया जा रहा है। आगे विधि सम्मत जो भी उचित कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई। मुआवजे की जो मांग है उसको लेकर क्या पहल किया जा रहा है? इसके लिए बड़े पदाधिकारियों से बात हुई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी विधि सम्मत उनको मदद की बात होगी हम लोग करेंगे। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक विकास अपने साथियों के साथ अखाड़ा नंबर 2 में शामिल होकर जेपी चौक के पास पहुंचा था। इसी दौरान अखाड़ा नंबर 8 में शामिल कुछ युवकों से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपी युवकों ने पटेल चौक पर विकास को चाकू से गोदकर लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में विकास के साथी उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि पंजाब की जेलों से अपराधी बेखौफ होकर रील्स बना रहे हैं और पुलिस के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। एक अपराधी ने रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। कौन है गैंगस्टर और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार के साथ। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स एक खूंखार गैंगस्टर है। नाम है आमना उब्बा। एक वीडियो की वजह से ये खूंखार अपराधी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल आरोप है कि गैंगस्टर आमना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जेल की बैरक से पूरे टशन में बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर के बैरक की तलाशी ली गई, जहां से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। हालांकि वीडियो कब का है और किस जेल का है, इस बारे में कुछ साफ नहीं हो सका है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि इस वीडियो को गैंगस्टर आमना ने संगरूर जेल से ही फेसबुक पर अपलोड किया है। गैंगस्टर आमना उब्बा ने कुछ साल पहले भटिंडा के एक गैंगस्टर कुलबीर नरुआना पर हमला किया था, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के नाते कुलबीर बच गया था। जेल विभाग ने गैंगस्टर की बैरक से मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और गैंगस्टर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर आमना उब्बा गांव का सरपंच भी रह चुका है। और जाते हैं मानसून की बारिश ने एक बार फिर से देश के कई राज्यों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बात यूपी की करें तो 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जिले बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश ने शहरों की सूरत बदल कर रख दी है। फिरोजाबाद और मथुरा में कैसे हालात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने यूपी के कई जिलों में मुसीबत बढ़ा दी है। गांव से लेकर शहर तक जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। मथुरा में हुई कुछ घंटों की बारिश ने शहर को पानी से लबालब कर दिया। सड़कें पानी में डूबी नजर आईं, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई।
रिहायशी इलाकों में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर ठहरे पानी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पानी की सही निकासी नहीं होने के चलते पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया। स्कूली बच्चों को बारिश के पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश ने मथुरा नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। फिरोजाबाद में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक जल भराव के बीच जूझते नजर आए। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। कुछ घंटे की बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, बहुत भारी, बहुत तेज। आप देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है। फसल हमारी ही नहीं, कई सैकड़ों बीघा फसल कई किसानों की बर्बाद है। आप सामने देख सकते हैं, खेत में पूरा पानी भरा हुआ है। मिर्च की फसल थी, इसमें जो पानी कम चाहती है मिर्च की फसल थी, उसमें बारिश इतनी ज़्यादा हुई, निकालने की कोशिश की, लेकिन अगल बगल के सभी खेत भरे हुए हैं, पानी निकाल नहीं सकते कहीं से। मुरादाबाद और बिजनौर में भी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां जल जमाव से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई नजर आती हैं। मुरादाबाद में तो रेल ट्रैक में पानी भर गया है, तो वहीं बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर अस्पताल समंदर में तब्दील हो गया। मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से रेल ट्रैक पानी में डूबा नजर आया। पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते पानी निकाला नहीं जा सका। पानी भरे होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मुरादाबाद शहर के बाजार पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर जल भराव की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां खराब हो गईं। स्कूली बच्चों को घंटों स्कूलों में ही इंतजार करना पड़ा। रिहायशी इलाकों की मुख्य सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिले। बिजनौर में इतनी बारिश हुई कि पानी लोगों के घरों में जमा हो गया। गली मोहल्ले पानी में डूबे दिखाई दिए। हर तरफ पानी भरे होने की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकारी अस्पताल परिसर में जल भराव की वजह से मरीजों के परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जब भी बारिश पड़ती है, यहाँ पे CHC के पूरे कैंपस में पानी भर जाता है और जो यहाँ के निवासी हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। जवान पर झूमे कादरी, निकल पड़ी गाड़ी। हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून भारी तबाही लेकर आया है। पहाड़ दरकने से कहीं रास्ते बंद हो गए हैं तो कहीं घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। और टूरिज्म सेक्टर तो पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है, क्योंकि भारी डिस्काउंट के बाद भी होटल के कमरे खाली पड़े हैं। अब होटल मालिक सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, वो आप रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल में पिछले 2 महीनों में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। पहले बारिश और बाढ़, इसके बाद भूस्खलन ने हिमाचल को खोखला करके रख दिया है। अभी भी हिमाचल के नेशनल हाईवे पर मलबा दिखाई दे रहा है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर गिरे होने की वजह से हिमाचल की कई सड़कें बंद पड़ी हैं। अभी भी 2 महीने के लंबे समय के बाद जो है हालात ज्यों के त्यों है। ये नेशनल हाईवे है और आप देख सकते हैं किस तरह जो है बड़े बड़े बोल्डर जो हैं अभी भी नेशनल हाईवे पर पड़े हुए हैं। मिट्टी, मलबा, पत्थर जो है अभी भी नेशनल हाईवे पर पड़ा हुआ। और ये सिचुएशन जो है हर जगह है। जितने भी नेशनल हाईवे है लैंडस्लाइड हुए हैं और जो नीचे गिरा हुआ है बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा जो है अभी भी सड़कों पर ऐसा ही पड़ा हुआ है। कुदरत के कहर के चलते हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शिमला, मनाली, कसौली, चायल, सोलन, धर्मशाला और डलहौजी में वीकेंड पर भी होटलों के कमरे खाली पड़े हैं। अभी भी जो है सैलानी जो है हिमाचल आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डर का माहौल जो है अभी भी बना हुआ है। नेशनल हाईवे पे जगह जगह जो है मिट्टी, मलबा, पत्थर जो है अभी भी ऐसे ही है। और ये हालात जो है पूरे नेशनल हाईवे पे, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है अभी भी हिमाचल आना नहीं चाहते हैं।
टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग सरकार से जल्द सड़कों को ठीक करने की मांग कर रहे हैं ताकि सैलानी हिमाचल का रुख कर सकें। अभी तक सड़कों की हालात ठीक नहीं है, सरकार को चाहिए भी सड़कों को दुरुस्त करे थोड़ा सा, और ताकि लोगों को एक भय की भावना खत्म हो, क्योंकि बरसात चले गई है अब और मौसम भी साफ है, तो थोड़ा जाके पर्यटक आने में सुविधा महसूस करें। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में होटलों में डिस्काउंट के चलते वीकेंड पर शिमला, कसौली और चायल के होटलों में 70 से 80% कमरे बुक रहते थे। हफ्ते के अन्य दिनों में भी 40 से 45% कमरों की बुकिंग रहती थी, लेकिन इस साल 50% डिस्काउंट देने के बाद भी कमरे खाली हैं। कुदरत की विनाश लीला के चलते अब लोग हिमाचल का रुख करने से कतरा रहे हैं। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और ऐसा आयोजन कि इसको भारत की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम बड़े मुद्दों पर सदस्य देशों को सहमत करना कहीं न कहीं पीएम के बड़े कद को बताता है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की कूटनीति का बजा डंका। दुनिया ने देखी भारत की संस्कृति और ये सीखा कि बड़े मुद्दों पर कैसे बनाई जाती है सहमति। 2 दिन दिल्ली में चले शिखर सम्मेलन के बाद अब अगले शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी ब्राजील के हाथों सौंप दी गई है। समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दी। लेकिन फिलहाल नवंबर तक अध्यक्षता भारत के पास है। इस शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, इस पर एक बार फिर आकलन करने का प्रस्ताव पीएम मोदी ने दिया कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इस शिखर सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक हो गया। आपको बताते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो इस बार हुई। सभी देशों की सहमति से लाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में यूक्रेन और आतंकवाद का भी जिक्र। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बन गई। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा हो गई। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। शिखर सम्मेलन के समापन के वक्त पीएम ने संस्कृत भाषा में एक संदेश दिया, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। जिस तरह से प्रस्तावों पर सबने रजामंदी जताई है, उसने एक नेता के तौर पर पीएम मोदी का कद और बढ़ा दिया है। भारत की धरती से जो संदेश दिया गया वो हर देश ने सराहा है। और G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में खत्म हो गया है और कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए गए, कैसे बढ़ा है भारत का मान, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सेशन में वन फ्यूचर पर मंथन हुआ। इस दौरान भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवंबर में इसका वर्चुअल सेशन रखा जाए ताकि हर विषय की सही से समीक्षा की जा सके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी बोले G20 आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बन गया है। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। इस शिखर सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक हो गया।
आपको बताते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो इस बार हुई। सभी देशों की सहमति से लाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र। अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बन गई। अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि गरीब देशों की कर्ज की समस्या पर ध्यान देना होगा। दुनिया को भूखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि ब्राजील की प्रेसिडेंसी की 3 प्राथमिकताएं होंगी: सामाजिक न्याय और भूखमरी के खिलाफ लड़ाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा दुनिया के संस्थाओं में बदलाव। G20 समिट के तीसरे सेशन के दौरान भारत और ब्रिटेन में द्विपक्षीय वार्ता में खालिस्तान का भी मुद्दा उठा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों देशों के बीच खालिस्तान के मुद्दे और भारत विरोधी गतिविधियों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान ब्रिटेन ने कहा कि खालिस्तान के मुद्दे पर दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। आतंकी गतिविधियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बिहार की वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गैंग वॉर हुआ है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है, गोलीबारी की है। बड़ी खबर बिहार की वैशाली से इस वक्त आपको बता रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बिहार के वैशाली में देखिए कई राउंड गोलियां बरसाई गई हैं। बताया जा रहा है 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश यहां पर पहुंचे और उसके बाद गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पूरी वारदात का जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और ये फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर यहाँ बुलंद हैं और इसीलिए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर पिछले काफी वक्त से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और वैशाली में देखिए गैंग वॉर से कैसे हड़कंप मच गया है और इसीलिए सुशासन बाबू से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। अपराधी बेखौफ हैं, कोई डर नहीं है, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। लगातार मामले बिहार से सामने आ रहे हैं, जहां पर कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है, कहीं पर बैंक लूट लिया जाता है तो कहीं पर फायरिंग करके बदमाश फरार हो जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये जो नकाबपोश है ये बाइक में आए और उसके बाद इन्होंने फायरिंग की है, यानी कि कोई डर दहशत फिलहाल बदमाशों में बिहार में नजर नहीं आ रहा है। तो पुलिस का कोई खौफ इन बदमाशों में नहीं है। जरा देखिए किस तरीके से अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। बिहार का वैशाली गैंग वॉर का एक बार फिर से गवाह बना, जहां देखिए 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी की और ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को और देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का कोई इकबाल नहीं है। आम लोगों के बीच में उनके अंदर बिल्कुल भी इस बात का भरोसा नहीं है कि वो सुरक्षित है और ऐसे में बिहार सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शासन प्रशासन दोनों ही सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है। जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है कि आखिर क्या वो अपने घर में भी महफूज है, सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि बदमाशों के हौसले बुलंद है और वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया है। आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त लश्कर से जुड़े 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इन पकड़े गए आतंकवादियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जम्मू कश्मीर के बारामूला से सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन दिखाया है। आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और जरा देखिए किस तरीके से ये जो आतंकवादी थे वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे। लश्कर से जुड़े 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं इस एक्शन के बाद और इन आतंकियों से हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। हथियारों का जखीरा इनके पास था जिन्हें अभी जब्त कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों का जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो जारी है। आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल ये रैकेट चला रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें बरगलाया जा रहा था। अब लश्कर से जुड़े 3 आतंकवादी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं।